पब्लिक सर्वेंट यूट्यूब चैनल में मैं विक्रमादित्य दुबे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं संज्ञा और सर्वनाम पे हिंदी का ये लेक्चर लेकर के आया हूं आपके सामने। संज्ञा और सर्वनाम ये ऐसे तो देखें तो CGPSC मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। CG व्यापम का जो सहायक संपरीक्षक का पेपर होता है 5-7 क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, संज्ञा और सर्वनाम दोनों मिला करके। और इसके अलावा CG व्यापम के सारे जो पेपर होते हैं सभी पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं इसके लिए मैंने लेक्चर के बाद ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस में के लिए डाला है, तो उससे हम लोगों को पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आजकल पूछे जा रहे हैं और उसे हमको कैसे बनाना है। क्योंकि इसको हम लोग थियोरेटिकली तो पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि आसान है, बन जाएगा, लेकिन कई बार पेपर में कन्फ्यूजन में हम गलत करके आ जाते हैं। तो उस गलती को ठीक है दूर करने का टारगेट बना करके ठीक है ये लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले संज्ञा, तो संज्ञा की परिभाषा अगर हम लोग जानें तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो देखिए जैसे कि बचपन से हम लोग पढ़ते तो आए, हर कोई पढ़ता ही है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। ठीक है, अब नाम मतलब किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, जैसे कि अंकित, विक्रम, विष्णु, विजय, जो भी है। ठीक है, वस्तु, अब वस्तु का मतलब है कि कोई भी सामान, पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, बेड, तकिया, जो भी हम लोग जिसे भी बोलते हैं। स्थान मतलब भाई रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सब संज्ञा है। ठीक है, जाति मतलब किसी भी जाति का बोध होता है जिससे कि वो वर्ग का बोध होता है ना, जैसे कि औरत, मित्र, शिक्षक, टीचर, इस तरीके से है ना। भाव, किसी भी भाव का बोध होता है, शत्रुता, मित्रता, दयालुता, इस तरीके के। तो आगे हम लोग सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि तो अभी तक हम लोग अगर ब्रीफ में समझें, छोटे सब चीज़ में समझें, तो संज्ञा का अर्थ है कि किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम को, ठीक है, नाम को, है ना। अब जैसे कि प्रकार से में आने से पहले एक नोट हमेशा ध्यान रखिएगा कि रंगों के नाम विशेषण होते हैं। कभी भी आप रंगों के नाम को कभी भी आप संज्ञा मत मानिएगा। मैंने हर चीज़ के नाम को बोला, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के, लेकिन मैंने रंगों के नाम को नहीं कहा। रंगों के नाम विशेषण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। मैंने इसीलिए थोड़ा सा सोचा कि अलग कलर में डाल दूँ, हम हमेशा भूल जाते हैं। रंगों के नाम विशेषण होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि हरा कौन सी संज्ञा है? संज्ञा नहीं है, हरा एक विशेषण है। ठीक है, तो रंगों के नाम विशेषण होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से ट्रिकी प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, प्रकार पे आते हैं। तो प्रकार देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, 5 प्रकार हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पूछेगा संज्ञा के भेद कितने, व्यापम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, हमको मारना है 5। ठीक है, 5 भेद हैं संज्ञा के। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो पहला यहाँ पे दिख रहा है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का अर्थ केवल व्यक्ति से नहीं, व्यक्तिवाचक का अर्थ है कि हर चीज़ के नाम को, अब जिससे स्पेशली उसका नाम का बोध होता है। ठीक है, जैसे व्यक्तियों का नाम, ठीक है, बताया, अजय, विक्रम, मनीष, विजय, जो भी आप बोलें। ठीक है, तो ये व्यक्तियों के नाम। देशों के नाम, अब भारत, पाकिस्तान, ठीक है, इस तरीके से जो भी देश हैं ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रदेशों के नाम, जैसे कुछ भी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, है ना, इस तरीके से। महासागरों, महाद्वीपों के नाम, गांव के नाम, शहरों के नाम, महीनों के नाम, दिन के नाम। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार बोले, चाहे मई, जून बोले, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, त्योहारों के नाम, पुस्तकों के नाम। हर चीज़ का जो नाम है, जैसे पुस्तकों का नाम, अगर मैं बोलूँ कि पुस्तकों के कोई भी नाम, ठीक है, जैसे उसको हम लोग पुस्तकों के नामों को भी हम लोग, जैसे पुस्तक को एक नाम देते हैं ना, हर पुस्तक का। जैसे अगर मैं बोलूँ कि विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर क्या है? विंग्स ऑफ फायर, देखो किताब जो है, किताब एक जातिवाचक संज्ञा है, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर विंग्स ऑफ फायर में बोलूँ तो विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी एक किताब, जो कि संज्ञा है। ठीक है, लेकिन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और किताब जो है, पुस्तक जो है, वो एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, आगे और एकदम क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा। इसी तरीके से त्योहारों का नाम, हर चीज़ का जो नाम है
व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे जो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जातिवाचक में आते हैं। व्यक्तिवाचक के बाद दूसरा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, व्यक्तियों और वस्तुओं के। वस्तु जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था किताब, तो किताब जो है एक वस्तुओं की जाति का बोध करा रहा है, जिसमें अलग अलग किताबें हो सकती हैं अलग अलग नामों से। ठीक है, और व्यक्तियों की जाति का बोध। अब इसमें हम लोग वर्ग में इसको बांट सकते हैं। इतने ही वर्गों का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। तो पहला वर्ग, जैसे अभी मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। जैसे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आप वर्गों को देखिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप वर्गों को देखिएगा। तो वर्गों में सबसे पहले देखिए मनुष्य, है ना। तो मनुष्य में लड़का, लड़की, भाई, बहन, आदमी, औरत। लड़का, लड़की, भाई, बहन, आदमी, औरत, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, लड़की, भाई, बहन, आदमी, औरत, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। लड़का में जैसे विजय, विक्रम, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। लड़की में कोई भी, ठीक है, लड़की में हम लोग मतलब रीना, मीना, जो भी हम लोग माने। ठीक है, भाई में, अब भाइयों में भाई जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बहन जातिवाचक संज्ञा, आदमी जातिवाचक संज्ञा, औरत जातिवाचक, इनके अलग अलग नाम होंगे तो वो नाम व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, ये जाति का बोध करार। इसी तरह के जानवर में गाय, गाय में अगर मैं गाय का कुछ नाम रख दूँ, जैसे अधिकतर गाय का नाम कामधेनु सुनने को मिलता है, तो कामधेनु, अगर किसी गाय का नाम कामधेनु है तो कामधेनु व्यक्तिवाचक संज्ञा और गाय जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा, अगर हम लोग चेतक की बात करें, महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे चेतक, अब चेतक को मैं बोलूँगा तो चेतक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से हाथी, तोता, मोर, इनके नाम हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन इनकी जाति का बोध इन शब्दों से हो रहा है, हाथी, घोड़ा, मोर, है ना। तो इसी प्रकार आगे देखिएगा तो आगे है वस्तुओं के नाम है। तो वस्तुओं में बताया था घड़ी, किताब, मोबाइल, कंप्यूटर। कंप्यूटर के भी अलग अलग नाम हो सकते हैं, मोबाइलों के भी अलग अलग नाम हो सकते हैं, किताब के। तो इस तरीके से जिससे कि उस किसी वर्ग का बोध होता है, एक समुदाय का बोध होता है। ठीक है, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा में लेते हैं। ठीक है, जैसे व्यवसाय, व्यवसाय में शिक्षक, लेखक, कवि, पत्रकार, डॉक्टर, चपरासी, ये सब क्या आएंगे? जातिवाचक में आएंगे, है ना। प्राकृतिक घटनाओं के नाम, जैसे तूफान, ये थोड़ा सा, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से, इसका सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है ये, कि हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि व्यवसाय का, प्राकृतिक घटनाओं का जो नाम है, प्राकृतिक घटनाओं का जो नाम है यहाँ, ये इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं के नाम में हम कन्फ्यूजन हो सकता है हमें कि तूफान, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी और चक्रवात, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमको ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक घटनाओं के नाम भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये हम लोग भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है, अगर हमको पूछ देगा वर्षा, वर्षा कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन में दे देगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, स्थानवाचक या जो भी पदार्थवाचक, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? हम लोग वहाँ पे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। हो सकता है बहुत लोग उसको भाववाचक भी मार सकते हैं ना। तो यहाँ पे बिल्कुल हमको जातिवाचक ध्यान में रखना है ना। अब इसमें थोड़ा सा तूफानों के नाम दिए जाते हैं। अब वर्षा की भी मतलब नाम हो सकता है कि भाई मानसूनी वर्षा, ये वर्षा, वैसी वर्षा, है ना। इस तरीके से भूकंपों के भी अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो इनको, ये दरअसल एक आधुनिक भाषाई इनका समावेश माना जा सकता है। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ठीक है, तीसरा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, तो जिसको माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, ऐसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कह सकते हैं। ठीक है, जैसे लोहा, सोना, चांदा, तांबा, पीतल, ये बहुत आसान है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, लेकिन किताब को हम पदार्थवाचक नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर को हम पदार्थवाचक नहीं बोल पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला खाद्य सामग्रियों में भी पदार्थवाचक हो जाएगा, जैसे पानी, घी, तेल, दूध, नमक, चावल। मैं माप तौल सकते हैं, ये बिल्कुल इस टर्म को जो मैं लिखा हूँ इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। अब बस यही टर्म को ध्यान रखेंगे तो कभी भी पदार्थवाचक गलत नहीं होगा। पदार्थवाचक का सीधा सीधा अर्थ है पानी, घी, तेल, दूध, नमक, चावल। अब देखो, गिन नहीं सकते, माप तोल सकते हो। ठीक है, जैसे कोयला, मिट्टी, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब पदार्थवाचक हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से आसान ही है। अगला है समूहवाचक। अब समूहवाचक में क्या होता है कि जिसमें समूह का बोध हो। ठीक है, अब यहाँ पे सारे जितने भी मैंने आए हुए शब्द हैं पेपर में, एग्ज़ाम में, उसको यहाँ लिखने का प्रयास किया है मैंने। तो जिससे प्राणियों के किसी समूह का बोध हो, कंप्लीट समूह का बोध हो तब। ठीक है, जैसे परिवार, सेना, झुंड, मेला, कक्षा, सभा, जुलूस, दल, गिरोह, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला, सप्ताह।
इतने ही को ध्यान में रखिएगा। परिवार, सेना, झुंड, मेला, कक्षा, संघ, सभा, जुलूस, दल, गिरोह, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला, सप्ताह। ठीक है, अब इसको और अलग तरीके से ले सकते हैं, लेकिन इतनों को रखिएगा। ठीक है, यहाँ हर जगह गुच्छा या गिरोह या समूह का वो चीज़ हो रहा है। सप्ताह 7 दिनों का समूह है ना। श्रृंखला मतलब श्रृंखला एक शब्द है, श्रृंखला शब्द थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर हम पढ़ के ना जाएं तो, है ना। तो समूहवाचक में इतने शब्द आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला आता है भाववाचक में। सबसे इम्पोर्टेंट, भाववाचक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसकी 90% संभावना है कि भाववाचक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि भाववाचक जो है वो व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म का भाव या दशा, है ना। व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, भाव या दशा का बोध कराए। ठीक है, मतलब जो भाव का बोध कराए, मतलब जिससे कि ना वो भाव उत्पन्न हो। ठीक है, वो फीलिंग्स आए। ठीक है, वो वाइब्स आए, है ना। आजकल बहुत नया टर्म चला है, VIBES, वाइब्स। तो ये वाइब्स जो है ना, वही है कि भाव, एक मन स्थिति जो बन जाए ना किसी को सोचने से, बस उसी चीज़ को भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। एक्सप्लेन करता हूँ मैं। भाववाचक संज्ञा का अर्थ सीधा सीधा आ जाएगा कि मैं अगर बोलूँ आपको पशु, तो पशु शब्द जो है वो आप बोल देंगे, अभी इतना अगर अच्छे से समझेंगे इसको तो पशु मतलब बोलेंगे कि पशु जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन उसी जातिवाचक संज्ञा में जब मैं पशुत्व, उसको पशुत्व या पशुता में बदल दूँ, पशुत्व या पशुता, तो यही जो पशुत्व और पशुता हो जाएगा, यही हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मतलब पशु में जो भाव आएगा, पशुओं को भाव लाने वाला जो शब्द है पशुता है या पशुत्व है। ठीक है, तो बेसिकली आप एक चीज़ पकड़िए, त्व या ता जोड़ेंगे तो अधिकतर संज्ञाओं में वो भाववाचक में बदल जाता है। आगे देखिए, जैसे सर्वनाम, अब किन किन चीज़ों से भाववाचक संज्ञा कहाँ कहाँ से बनाई जा सकती है, यही इस लेक्चर का मतलब संज्ञा का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। यहीं से संज्ञा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और 90% मैं तो बोलूँगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बस समझ जाइए तो 90% क्वेश्चन संज्ञा से कभी नहीं छूटेंगे। जातिवाचक संज्ञा से मतलब पशु से पशुत्व बना, तो पशुत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम से कैसे बनता है, मम, मम मतलब मेरा, इस संस्कृत सर्वनाम है मम। मम मतलब मेरा, मम से ममत्व बनेगा या ममता बनेगा। ठीक है, तो ममता और ममत्व क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा हो गए, और मम क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है, विशेषण से कैसे बनता है, ठीक, विशेषण से, तो विशेषण मतलब देखिए, सुंदर एक विशेषण है, सुंदर एक विशेषण है, और सुंदर से बना है सुंदरता या सौंदर्य। तो सुंदरता और सौंदर्य, सुंदर वाला फीलिंग लेके आ रहा है, भाव लेके आ रहा है, तो वो विशेषण है सुंदर, और विशेषण से सौंदर्य बन गया। क्रिया से कैसे बनता है, तो क्रिया से थकना से थकावट बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अव्यय से बनता है, जैसे निकट एक अव्यय है, कहीं नहीं बदलता है, अव्यय वो होता है जो कहीं नहीं बदलता। ठीक है, अव्यय बोलते हैं उसको। तो अव्यय, अव्यय जैसे निकट, अब निकट जो है, निकट से निकटता बन गया या दूर से दूरी बन गया। तो हम लोगों को बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाववाचक संज्ञा किन किन चीज़ों से बनती हैं। तो भाववाचक संज्ञा हम यहाँ पे बन रही हैं, अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, और अव्यय से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से बनती है, ठीक है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है, और अव्यय से बनती है। तो जातिवाचक संज्ञा में पशु का पशुत्व हो जा रहा है, जातिवाचक संज्ञा में पशु से पशुत्व हो जा रहा है या पशुता हो जा रहा है। सर्वनाम में मम से ममता या ममत्व हो जा रहा है। विशेषण में सुंदरता, सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य हो जा रहा है। क्रिया में थकावट या थकान के रूप में थकने का भाव आ रहा है। और निकटता के रूप में निकट या दूरी के रूप में दूर बदल जा रहा है अव्यय से, है ना। तो ये 5 चीज़ों से, ठीक है, इन 5 चीज़ों से हमको भाववाचक संज्ञा मिलती है। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम लोग समझ गए कि कैसे कैसे क्या संज्ञा बनता है। अगले मैंने 20 प्रश्न रखे हुए हैं यहाँ पे, एक एक करके अगर इन 20 प्रश्नों को हम समझ जाएंगे तो इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि संज्ञा से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। मैंने बोला 90% प्रश्न जो है वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन से आएगा या भाववाचक संज्ञा के बारे में ही आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। पहला, जैसे कि यहाँ लिखा है कि हरियाली में कौन सी संज्ञा, तो हरियाली, अब देखिए यहाँ पे हरियाली कहाँ से बन के आ रहा है, तो हरा से। हरा क्या है, हरा एक विशेषण है, हरा से हरियाली बना है। हरा जातिवाचक, हरियाली जातिवाचक नहीं हो सकता, समूह का कोई भाव नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हरियाली, अगर मैं बोलूँ हरा, हरा भी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, हरा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हरा को मैंने क्या बोला, हरा दरअसल एक विशेषण है, नाम, रंगों का नाम कभी भी संज्ञा नहीं होता है ना। तो हरियाली सीधा सीधा बात है, हरा एक विशेषण और विशेषण से बना हुआ एक भाववाचक संज्ञा है क्या, हरियाली। ठीक है, आगे इसी तरीके से आपको बनाना है।
सोना चांदी। अब सोना चांदी जो है, अब वहाँ क्लियर है, सोना चांदी को हम लोग माप तोल सकते हैं, इसे गिन नहीं सकते। यहाँ पे ना तो समूह का बोध है, ना तो जाति का बोध है, यहाँ सीधा सीधा द्रव या पदार्थवाचक का बोध है, तो ये उत्तर होगा। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? सुंदर, सुंदर एक विशेषण है, सुंदर से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है क्या? सुंदरता। तो इसका उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है सभा। अब ये सब चीज़ तो मैंने पीछे ही बताया, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, ये सारे प्रश्न व्यापम के, पीएससी के या अदर स्टेट पीएससी के विभिन्न पेपर में आए हुए प्रश्न मैंने यहाँ डाले हैं। तो सभा में कौन सी संज्ञा है? तो सभा में निश्चित रूप से समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, सभा, सभा, सप्ताह, जिसमें गिरोह, किसी तरीके का समूह का बोध होता है। संज्ञा कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। ये प्रश्न व्यापम में बहुत बार पूछा हुआ है। विशेषण से बना भाववाचक शब्द। अब देखिए, आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले कि यहाँ पे भाव कहाँ से आ रहा है? कलाई में कोई भाव नहीं आ रहा है, महान में भी, लड़कपन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे विशेषण की बात हो रही है। तो ऊंचा एक विशेषण है और ऊंचाई एक भाववाचक संज्ञा है, तो इसका उत्तर यही होगा। राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा, अधिकतर 90 to 95% प्रश्नों में जहाँ भी आपको किसी शब्द का भाववाचक संज्ञा बोले तो ता या तो जोड़ देंगे। यहाँ तो राष्ट्रित तो नहीं हो सकता, राष्ट्रीयता होता है, तो राष्ट्रीयता इसका सही उत्तर होगा। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया में भाववाचक संज्ञा है मित्र। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें हम ता जोड़ करके इसको भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। मित्रता भाववाचक संज्ञा। अगले देखिए वही प्रश्न आ गया, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? तो मित्र कौन सी संज्ञा है, पहले ये बताइए। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए भाव नहीं आ रहा है जिसमें, ठीक है, नहीं है बोला है, ध्यान रखना हम लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है, देखो बच्चा, कोई बच्चा है तो बच्चा से बचपन की फीलिंग आएगी। दौड़ना एक क्रिया है, दौड़ना से दौड़ बना है, ये दौड़ एक भाववाचक संज्ञा है। बच्चा से बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। चोर से चोरी, चोर से चोरी, चोर अव्यय है, चोर अव्यय नहीं, चोर जाति है, चोर जातिवाचक संज्ञा है। तो चोर से चोरी ये भी भाववाचक है, ये भी भाववाचक है, ये भी भाववाचक है, ये नहीं है, तो इसका उत्तर होगा अफ्रीकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? ठीक है, असत्य है, ध्यान रखिएगा। संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जब हम लोग लिंग बदल देते हैं तो संज्ञा शब्द बदल जाते हैं, संज्ञा शब्द का मतलब बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मतलब सीधी सीधी बात है कि लिंग बदला जा, लिंग के अनुसार उनको बदलना पड़ेगा, है ना। विजय जो है वो हम स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। अब जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाप या तोल सकने वाले द्रव्यवाचक संज्ञा है, बिल्कुल एकदम सही। ठीक है, लेकिन संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए संज्ञा शब्द बदलते नहीं हैं, अविकारी का मतलब नहीं बदलते हैं, लेकिन अगले स्टेटमेंट में हमने सही माना कि संज्ञा शब्द लिंग के अनुसार बदलते हैं। देखिए इस तरीके की स्टेटमेंट को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, ये सही बात है, ये गलत बात है, ये उत्तर होगा। अगला, निम्न में से संज्ञा शब्द है क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो इसमें देखिएगा क्रोधी कोई क्रोधी नहीं हो सकता। क्रोधी देखिए, क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब एक अवस्था हो गई, क्रोधी मतलब एक, ये भी एक व्यक्ति को की ओर इंगित करेगा, क्रोधित। यहाँ पे क्रोध जो है ना, क्रोध एक संज्ञा है, क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बोल रहा है, तो रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पटना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, औरत नहीं है, गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर इसकी जातिवाचक संज्ञा नदी है, इसकी जातिवाचक संज्ञा क्या हो सकती है? इसकी जातिवाचक संज्ञा हो सकती है कि जिला या जो भी। इसका जातिवाचक संज्ञा है किताब, ये किताब है, ये एक स्थान है। लेकिन औरत, औरत नहीं है, औरत एक जातिवाचक संज्ञा है, बाकी तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो नहीं है बोला है, तो इसका उत्तर औरत होगा। भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो ताप, यहाँ पे देखिए ताप प्रत्यय लगा हुआ है, तो ताप प्रत्यय मतलब ये भाववाचक संज्ञा है। पहचानने के तरीके को पकड़िएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते। भाववाचक संज्ञा जो है, फिर से ताप प्रत्यय खोजो तो सज्जनता, सज्जन का ही भाववाचक संज्ञा है सज्जनता।
इसमें ही भाववाचक संज्ञा पूछा है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर जगह ता प्रत्यय नहीं, मैं बोला 90 से 95% में, लेकिन हर जगह नहीं, ठीक है। अब जैसे भयानक, भयानक अवस्था है, भयहीन, भयभीति, सब बकवास बकवास ऑप्शन। भय यहाँ पे ना भाववाचक संज्ञा है, भय, भय भाववाचक संज्ञा है, जिससे भाव आ रहा है ना, भय से अपने आप में डर का भाव आ रहा है ना, तो भाववाचक संज्ञा, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, फिर से भाववाचक संज्ञा बात किया, यहाँ पे फिर ता वाला रूल आप लगा दीजिए, ठीक है। तो शिष्टता एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, शिष्टता एक भाववाचक संज्ञा है। बनाते जाइएगा, नंबर ऑफ टाइम अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो संज्ञा सर्वनाम जैसे टॉपिक के प्रश्न नहीं छूटेंगे। छोटा छोटा कन्फ्यूजन होता है, और छोटे छोटे कन्फ्यूजन को दूर करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना दूर होता जाएगा। अब देखिएगा, जैसे यहाँ फिर से भाववाचक संज्ञा पूछा है। अब यहाँ भाववाचक संज्ञा में हम लोग देखेंगे तो अब देखिए, जैसे स्वस्थ, स्वच्छ, साफ, स्वास्थ्य। देखिए स्वस्थ जो है ना, स्वस्थ का ही भाववाचक संज्ञा है स्वास्थ्य, ठीक है, स्वस्थ का ही भाववाचक संज्ञा स्वास्थ्य, ठीक है। अगला फिर से भाववाचक, मैंने बोला भाववाचक ही पूछता है अधिकतर, इसीलिए भाववाचक से ही बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा, फिर से यहाँ ता प्रत्यय खोजो, ये एक विशेषण है, बुरा भी एक विशेषण है, सूक्ष्म भी एक विशेषण है, निपुणता एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, फिर से ताज खोजो, तो ता खोज के अधिकतर मार देना, उसके बाद बाकी ऑप्शन को देखो, तो ये सब तो नॉनसेंस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आंसर है। ये 20 प्रश्न थे संज्ञा से। संज्ञा के इन 20 प्रश्नों में ही सब चीज़ समाहित है ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने मैक्सिमम प्रश्न प्रयास किया है कि जो प्रश्न जिस तरीके से पूछे जाते हैं वैसा प्रश्न मैं यहाँ पे रखूँ, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे अलग टाइप के कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछे जाते, ठीक है। इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, अगले लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए सर्वनाम, सर्वनाम जो है वो अब संज्ञा का साथी है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट कब एक्टिव होता है, जब प्रेसिडेंट नहीं होता है, तो संज्ञा प्रेसिडेंट है, सर्वनाम वाइस प्रेसिडेंट। अब जब संज्ञा नहीं होगा किसी वाक्य में, वहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम आम खाता है, अब राम आम खाता है, तो अगर मैं बोलूँ कि किसी राम वहाँ पे प्रेजेंट होगा और मेरे को बोलना होगा कि वो खाता है, तो मैं बोलूँगा ये आम खाता है, ठीक है, राम नहीं बोलूँगा, वहाँ पे यह आम खाता है। तो यहाँ पे यह जो है वो राम की जगह में प्रयुक्त होने वाला वाइस प्रेसिडेंट मतलब सर्वनाम है, ठीक है। अब संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व, सब और नाम मतलब संज्ञाओं के बदले जो आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कौन, कुछ, क्या, जो, सो। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा इसका भेद होता है, मतलब किस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले 6 भेद याद रखिए, संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद। व्यापम के सबसे पहले तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कीजिए, खास तौर पे व्यापम जैसे ऑब्जेक्टिव उसका जो अप्रोच होता है वो सीधा सीधा ये पूछेगा आपसे कि कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, क्रिया के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद बताए मैंने 5, सर्वनाम के कितने भेद बताए मैंने 6, ठीक है। अब इन 6 भेदों का नाम थोड़ा देख लीजिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, एक एक करके सबको देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब सबसे पहले 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम पाए जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब सीधे सीधे बात व्यक्ति का बोध होगा इसमें, ठीक है, व्यक्ति को हम लोग व्यक्ति के जगह पे यूज़ करेंगे किसी चीज़ को, तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्त्री या पुरुष के नाम में स्त्री या पुरुष के नाम बदल जाते हैं। जैसे अगर मैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 पुरुष होते हैं, तीनों पुरुष के हिसाब से बोलूँ तो याद रखिएगा, उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, इसे प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए उत्तम पुरुष में क्या क्या होता है, अगर मैं अपने स्थान पर या अपने किसी ग्रुप के स्थान पर यूज़ करूं, जैसे यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं, हम, हमको, मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे। अगर मैं बोलूँ मैं, देखिए मान लीजिए इसको ऐसे समझिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, ठीक है, ए जो है वो बी से बात कर रहा है, ए बोल रहा है, बी सुन रहा है, तो ए का जो प्रयोग होगा मैं, ठीक है, ये है उत्तम पुरुष, ठीक। इसको बोलेगा वो तुम, तो ये है मध्यम पुरुष।
अन्य पुरुष कौन है? मान लीजिए ये दोनों किसी और के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब ये किसी तीसरा पर्सन के बारे में बात करें, ये है अन्य पुरुष। तो जो बोल रहा हो वो होता है उत्तम पुरुष, जिससे बोल रहा हो वो मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बात किया जाए किसी तीसरे पर्सन के बारे में जब बात किया जाए तो अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसके लिए संबोधन क्या होता है? इसके लिए सर्वनाम, किस किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो मैं, हम, हमको, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे। इसी तरीके से मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने। ठीक है, सुनने वाले के लिए होता है। किसके लिए होता है? सुनने वाले के लिए होता है, यहाँ बोलने वाले के लिए होता है। अन्य पुरुष में क्या होता है? तो अन्य पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, किसी वे, वह, उन्हें, उनका, उनसे, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे, है ना। मतलब हम लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं, तू और वो। तो वो क्या है? वो क्या है? वो एक अन्य पुरुष है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम जो है, यहाँ पे 2-4 शब्दों को समझिएगा। निजवाचक सर्वनाम एक आप होता है, दूसरा स्वयं होता है, तीसरा खुद होता है। अब आप स्वयं, जिसमें ऐसा भाव आया अपने आप के लिए करें जिसका प्रयोग, उसके लिए हम लोग वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो राम वहाँ स्वयं चला जाएगा। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद करते हैं। ठीक है, तो जहाँ अपनापन, अपना बोध आता है ना, जैसे इसे आप स्वयं कर लीजिए, यह कार्य आप स्वयं कर लीजिए। ठीक है, यह काम अपने आप हो जाएगा, है ना। आप ही, इस टाइप का। तो स्वयं मतलब अपनापन का बोध जिसमें आएगा निजवाचक में, वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब एकदम फिक्स कि यह और वह, 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, यह और वह। जैसे मैं, अगर निश्चय है जो फिक्स है, जैसे कि मान लीजिए मैं बताऊंगा कि यह मेरा मास्क है, तो यह मेरा मास्क है, या यह मेरा पेन है, तो यह तो फिक्स है कि ये मेरा पेन है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। यह, वह, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये वो, ऐसा करें। अगर यहीं पे अनिश्चय कहाँ पे आ जाएगा? तो अनिश्चय मतलब कोई, कुछ, किसी। क्लियर नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ फिक्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि कौन सा है ना। तो कोई, कुछ, किसी, इस टाइप का जो शब्द है, इस टाइप का जो शब्द है, ये शब्द क्या है? ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई, कुछ, किसी, है ना। किसी वस्तु का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, यहाँ पे निश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सब आसान है, इसके प्रश्न भी उतने ज़्यादा कठिन नहीं होते। ठीक है, विशेषण में सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है, तो विशेषण को मैं आपको आसान करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे अगला देखते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक में बस बिल्कुल एकदम कुछ नहीं है, बस 4 चीज़ों को याद रखिए। जो, सो, जैसा, वैसा। जो सोएगा वो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो परिश्रम करता है वो सुखी रहता है। तो जो से वो, जो के साथ जब वो को जोड़ा जाएगा, जो के बाद सो को जोड़ा जाएगा, या जैसा के साथ वैसा को जोड़ करके जो बनता है, ऐसे जगह पे जो जैसा वैसा जो सो जो यूज हुआ है ना। ये जो, सो, जैसा वैसा जो यूज हुआ है, ये क्या है? ये सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का यूज़ किया जाता है। आपने क्या खाया? बाहर कौन खड़ा है? टोकरी में क्या रखा है? अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी मैंने यहाँ प्रश्न लिखा है कि कोई, क्या, कुछ। तो ये जब हम किसी चीज़ के लिए बात करते हैं, कोई, क्या, कुछ, मतलब हम खुद बताते हैं और उसमें हम लोग अनिश्चितता का बोध वहाँ पे आता है, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम किसी अन्य व्यक्ति से पूछ रहे हैं प्रश्न सीधा सीधा, तो यहाँ पे कौन खड़ा है, कैसे खड़ा है, क्या रखा है, तो ये सब चीज़ प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। अब सर्वनाम के हम प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्न सर्वनाम के भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए, हम, तुम सर्वनाम शब्द हैं। हम, तुम। अब सिंपल सी बात है कि हम मतलब प्रथम पुरुष, तुम मतलब मध्यम पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। यही प्रश्न था और कुछ नहीं था। निजवाचक है नहीं, संबंधवाचक है नहीं, अनिश्चयवाचक है नहीं। निजवाचक में क्या था? निजवाचक में स्वयं, आप मतलब ये अपने आप वाला है। ठीक है, और खुद, ये सब था निजवाचक में। ठीक है, संबंधवाचक में क्या था? तो जो, सो, जैसा, वैसा। ठीक है, अनिश्चयवाचक में क्या था? कोई, कुछ, इस टाइप का जो मतलब अनिश्चितता का बोध कराए।
सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, ये प्रश्न आप रट लीजिए। संज्ञा 5, सर्वनाम 6। ठीक। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम जो सो जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा। संबंधवाचक खत्म हो जाएगा, केवल आप ये याद रख लीजिए कि जो सो जैसा वैसा, जो सोएगा वो खोएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक। अगला, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम का परिभाषा है ये। ठीक। तो इसका उत्तर सर्वनाम। यह वह सर्वनाम शब्द है। देखिए, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी गाय है, वह मेरी गाड़ी है, यह एक अच्छी फिल्म है। ठीक। तो यह और वह जो शब्द होता है ये एकदम निश्चयवाचक का बोध कराता है। ये फिक्स है कि अच्छी फिल्म है, ये फिक्स है कि मेरी गाड़ी है, फिक्स है कि मेरा किताब है। ठीक है। तो निश्चयवाचक का बोध आता है यह और वह शब्द से, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष, मैं मतलब उत्तम पुरुष, तुम मतलब मध्यम पुरुष, वो या ठीक अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष क्या है यहाँ पे? तुम। ठीक। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो बोलने वाला, सुनने वाला और जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होता है, तो बोलने वाले के लिए उत्तम पुरुष, सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बात होता है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, उत्तम या प्रथम, मध्यम और अन्य। ठीक। आसान है, सर्वनाम आसान है। संज्ञा में भी भाववाचक थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी ये बहुत आसान लेक्चर था। बस मेरे को सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन लोगों को हिंदी में बहुत सारा दिक्कत होता है। आसान प्रश्न में भी वो बारीक कन्फ्यूजन के चलते गलत करके आते हैं, तो उनके लिए पूरा लेक्चर कंप्लीट करना जरूरी है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत आसान लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि क्या क्यों पढ़ा रहा है ये बंदा ऐसा। तो पढ़ाना जरूरी है, हर किसी को हर चीज़ नहीं आता है। ठीक है। जब हमारे यहाँ इंग्लिश का लेक्चर आएगा तो आप लोगों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ चीज़ बातें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है। तो अभी इंग्लिश मीडियम वालों का दिन है। ठीक है। चलो, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है मैंने बताया था क्या है, क्या तो नहीं है, फिक्स नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, निश्चयवाचक है। कौन क्या है? नहीं है, यह है। ठीक है। ये तीनों अनिश्चयवाचक है। ठीक है। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ठीक है। तो वह स्वयं यहाँ आना नहीं चाहती। गलत तो नहीं लग रहा है कुछ, है ना? आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी ठीक लग रहा है। मैं तेरे को नहीं, मैं तुमको। हिंदी में देखिए, ये तेरे को जो है ना, ये देशज में चला आ रहा हुआ एक स्लैंग है, एक भाषा है, मतलब भाषा का एक विकृत रूप है, एक देसी रूप है। तेरे को, मैं तेरे को देख लूँगा, मैं तेरे को। तो तेरे को ये शुद्ध हिंदी नहीं है, तेरे को की जगह तुमको होगा। तो इसमें पूछा हुआ है कि इसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो यही इसका उत्तर है, इसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द बोल रहा है, तो संबंधवाचक जितना उतना जो सो, लेना देना नहीं है, अलग अलग भाव आ रहा है, कोई कुछ भी नहीं है, अपना अपना भी नहीं है। जितना खाना है, जितना चादर है उतना पैर फैलाओ, तो ये संबंध बता दिया। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम आप, हम, तुम, वह नहीं है, आप, स्वयं, खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम बताया हूँ, जो सोएगा वो खोएगा, जो उगाएगा वो खाएगा, है ना, इस टाइप का। उत्तम पुरुष बताएं, मैं उत्तम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है, वे अन्य पुरुष है, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। आगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है, वह दरअसल एक, मेरे हिसाब से ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कोई जो है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका उत्तर कोई होगा। जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है, वाक्य उदाहरण है। इतना देर में तो आप खुद समझ गए होंगे, यहाँ पे जो की बात हुई है, तो जो मेहनत करता है वह फल अवश्य पाता है, तो संबंधवाचक का उदाहरण। ठीक है। अगला, जो परिश्रम करता है वह फल अवश्य फल पाता है, तो वही प्रश्न आ गया, वही टाइप का प्रश्न है, तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम का है। ठीक है। जो और वह, मतलब दोनों में संबंध बचा रहा है ना, जो करेगा सो, अब यहाँ वह की जगह सो भी हो जाता, जो परिश्रम करता है सो फल अवश्य पाता है, तो दोनों
के मतलब वही सेंस आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जो सो पे ही मत पड़े रहिएगा कि जो सो नहीं दिखा तो हम कैसे मारे ऐसा, ठीक है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह एक सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है, तो यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये क्लियर कर दे रहा है, यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहा है कि यह घोड़ा, कौन सा घोड़ा, यह घोड़ा, पिन आउट करके बोल दे रहे हैं कि यह घोड़ा जो है, जो भी पर्टिकुलर घोड़ा है, यह घोड़ा अच्छा है। मतलब अच्छा कौन है, घोड़ा है, कौन सा घोड़ा, फिक्स है ना। मैं वह तुम शब्द संबंध रखते हैं, तो यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं मतलब उत्तम, वह मतलब, तुम मतलब मध्यम, और वह मतलब अन्य, ठीक। लास्ट प्रश्न है कि मैं हम किस प्रकार का सर्वनाम है। बड़ा आसान है, मैं और हम किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मैं और हम एक उत्तम पुरुष है, तुम या तू जो होता है वो एक मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष वह और वे होते हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था दोस्तों, ये हमारा हिंदी में ट्यूटोरियल लेक्चरों में, ठीक है। सबसे पहले हमने वर्णमाला देखा, वर्णमाला में हमने पढ़ा कि हर तरह के वर्णमाला को पहचानने का तरीका, उसके उच्चारण स्थान, सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद मैं आप लोगों को शब्द पढ़ा रहा था, शब्द भेद। इसके बाद शब्द भेदों में मैंने संज्ञा और सर्वनाम का ये लेक्चर आज, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब संज्ञा और सर्वनाम के बाद अब इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा, इसमें हम समझेंगे कि शब्द रचना किस तरीके से होते हैं। शब्द रचना 4 तरीके से होते हैं। शब्द रचना जो होता है वो उपसर्ग से हो सकता है, शब्द रचना प्रत्यय लगा करके होता है, शब्द रचना संधि करके होता है, शब्द रचना समास करके होता है। तो अगले जो लेक्चर में एक एक करके जितना भी हो सकेगा देखूंगा मैं, ठीक है। तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास को कंप्लीट करूंगा। ये चारों पोर्शन 50% लगभग क्वेश्चन कवर करते हैं हर पेपर के, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इसी तरीके के ट्यूटोरियल लेक्चर हिंदी और सारे विषयों के देखने के लिए पब्लिक सर्वेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।